नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका फिर से सुर्खियों में है और अब डर सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि तेल और एलएनजी सप्लाई पर मंडराते खतरे का भी हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र के अहम तेल और गैस ठिकानों को लेकर सख्त संदेश दिए गए हैं। अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया था कि ईरान पर बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ये उनका रीसेंट स्टेटमेंट है, पोस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु डील के मसौदे और होर्मुज को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है। दूसरी ओर ईरानी खेमे से ऐसी चेतावनियां सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान पर हमला हुआ तो वैश्विक व्यवस्था हिल सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ऊर्जा बाजार में बढ़ती बेचैनी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दुनिया नए तेल और एलएनजी संकट की ओर बढ़ रही है? क्या होर्मुज की खाड़ी फिर वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है? क्या ईरान अमेरिका टकराव से महंगाई की नई लहर उठ सकती है? ये बड़े सवाल हैं जो कि फिलहाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का ईरान को लेकर जो प्लान है वो रेडी है, प्लान बी भी रेडी है। ईरान में रेड अलर्ट भी है। ईरान की रिफाइनरी पर हमले की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कर ली थी। 6 देशों के एनर्जी हब निशाने पर, इजराइल का साथ मिल सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि हमला अगर हुआ तो तबाह होगी सप्लाई, यानी कि ईरान भी तैयार है। अमेरिका का अगर प्लान तैयार है, फिलहाल भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टाल दिया गया है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है और इनके स्टेटमेंट्स हैं जो कि आए दिन बदलते रहते हैं। अगर आज ये कहा है तो कल कुछ और भी कह सकते हैं। ऐसे में ये कहना कि खतरा टल गया है फिलहाल सही नहीं होगा। ईरानी मिसाइल्स के 6 बाहर टारगेट हैं। सऊदी अरब है। इसके अलावा अगर हम देखें, सऊदी अरब में ग्वार ऑयल फील्ड है जहां पर दुनिया की 5% तेल सप्लाई का गढ़ इसे माना जाता है। इसके अलावा यूएई का भी हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जाकुम फील्ड और रुवाइस रिफाइनरी है जहाँ पर 10 लाख बैरल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है। कतर का जिक्र कर लेते हैं। कतर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं। कतर की बात करें तो नॉर्थ फील्ड और रास लफान दुनिया का 20% एलएनजी ट्रेड यहाँ से होता है। कुवैत की अगर बात करते हैं तो बुरगान ऑयल फील्ड है, 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल। इसके अलावा कुवैत की अगर बात करें, बहरीन की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच जो ताज़ा अपडेट है वो दर्शकों को बता रहे हैं। ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमला करने की बात कर रहे थे, हमला टालने का ऐलान किया। अमेरिकी फौज लॉक लोडेड, ये ट्रंप ने कहा। ईरान ने हमला रोकने की अपील की है, ये दावा भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। होर्मुज परमाणु डील का ड्राफ्ट तैयार है। ईरान की अपील पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो देखिए, अपडेट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में है। इजराइल का साथ मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने स्टेटमेंट से पीछे हटेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप है और इनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं स्थितियों के हिसाब से। ऐसे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं लगता है। बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान के साथ डील के मसौदे पर सहमति, डील के मसौदे में होर्मुज खोलने पर सहमति, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी थी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साहिब साहब आपसे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक ये कह रहे थे कि बड़ा हमला हम ईरान पर करेंगे, अब उनका ये कहना है कि फिलहाल हम अटैक नहीं कर रहे हैं और ये डिसीजन हमने लिया है ईरान की अपील पर। क्या वाकई में ईरान ने ऐसी अपील की होगी, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात फिर से ऐसे ही कह दी है तो इसके क्या मायने और किस बुनियाद पर वो ऐसा कह रहे हैं? जय हिंद मोनिका, आपके दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी। आप ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। आपने भी पैटर्न देखा है फ्रॉम डे 1 ऑफ द वॉर
28 फरवरी से अभी तक कि ट्रंप का एक पैटर्न है, वो बिजनेस करने के तरीके से वॉर लड़ रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी यूनिक स्टाइल, एक नई तरीके की स्टाइल दिखी। कभी कभी लोकलाइज्ड लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, या ड्यूरिंग द फ्लैग मीटिंग्स देशों के बीच में जब अनबन होती है या स्कर्मिशेस होते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड ब्लो किया जाता है टू गेट टू अ डील या टू गेन समथिंग। हमने ये बहुत देखा है। ट्रंप उसको एक लार्जर स्केल पे करते हैं, और चूंकि उनका जो ओहदा है, जो उनकी पोजीशन है, जो उनका इन्फ्लुएंस है ग्लोबल, वो राइटफुल है कि रॉन्गफुल है या पर्पसफुल है, क्या वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं ये नहीं पता। लेकिन एक जनरल हाइप होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का एक बहुत मेजर हाइप क्रिएट किया गया पिछले कई दशकों से। मोस्ट पावरफुल गाय, सुपर पावर का बॉस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत हैं, बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के वॉर डिक्लेयर कर सकता है। आई मीन सुपर पावर बना के रखा हुआ उसको। ओवर द पीरियड ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, उनका ग्लोबल पावर कम हुआ है, इन्फ्लुएंस कम हुआ है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद काफी डिग्रेड हुआ है। लेकिन वो हाइप बना हुआ है। आई मीन वो अभी भी कुछ भी बोलते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में एब्सोल्यूट इमीडिएट रिएक्शंस, ऑयल मार्केट में एब्सोल्यूट इमीडिएट, इसी तरह मिलिट्री प्रिपरेशन में ट्रंप के कुछ बोलने, तो ये उनका फिर से एक बार वो अमेरिकन मीडिया उसको टैको, ट्रंप अगेन चिकन आउट करके नाम दिया हुआ है कि वो धमकी देता है और डर के मारे पीछे, चिकन आउट करना मतलब डर के मारे विड्रॉ कर लेना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि इस बार इस मुहाने पे खड़े होने के बाद इस लड़ाई के, उनको एक बहुत ही मेजर, एज बिग और मे बी बिगर देन द 28 फरवरी डिसीजन लेना था कि मेजर अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जी। एंड फुट ऑन ग्राउंड जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स के लॉसेस होते और हार्म्स वे में उनको आना पड़ता डायरेक्टली। इन दोनों को 82nd एयरबोर्न को उन्होंने तैयार कर रखा था, सील्स तैयार थे, मरीन्स तैयार थे। तो ऐसे में अगर कुछ कंट्रीज ने मिलके, जिसमें उन्होंने बहुत चालाकी के साथ जो वर्ड्स यूज किया, मैंने कहा ईरान एंड अदर गल्फ नेशंस, ताकि अगर ईरान विड्रॉ भी कर जाए तो ये कह पाए कि नहीं नहीं, ईरान ने गल्फ नेशंस के थ्रू हमें अप्रोच किया था कि रुक जाइए, हम डील पहुंचने वाले, डील का सरकमफ्रेंस रेडी, मतलब आउटलाइंस रेडी है, नीचे की बातें हो रही हैं। हाँ। और इस वजह से उसने ईरान एंड अदर नेशंस करके बोला है। ये रियलिटी है, ये ओपन सोर्स कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि ईरान वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द गल्फ नेशंस एंड पाकिस्तान टू रीच आउट टू अमेरिका, कि अभी जो इनका मेजर अटैक प्लान हो रहा है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को हम मार देंगे, उसको रुकवा दिया जाए। तो इसके, जी मोनिका, तो इसके पॉसिबिलिटीज हैं। वी विल अगेन कम बैक टू दिस। राइट। लगेगा कि नहीं, वो जो हमला मैंने प्लान किया था वो हमला आप कर देना चाहिए, क्योंकि अब ईरान पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। मोनिका जी, ये ट्रम्प क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसको तो मेरा ख्याल है बात ही नहीं करनी चाहिए अपने को। बहुत हद हो चुकी है इनकी बातों की, क्रेडिबिलिटी की, बातों की बेसिस की। ऑन द ग्राउंड करते क्या है, हमें वही देखना चाहिए। ये तो किसी को कह दें, रात को भगवान आया था बोला मत अटैक करो ईरान पे, नेतन्याहू ने बोल दिया, जो भी कहानियां हैं इनको छोड़ दें। सवाल ये है, इनको पता लग गया है कि ये दुनिया को त्रासदी में डाल देंगे। क्यों आज तक ईरान ने 28 फरवरी से लेकर आज तक ईरान ने क्या किया है? अरे ईरान पे अमेरिका अटैक करता है तो टिट फॉर टैट 14 कंट्री सख्ते में आती हैं। 14 में से 6 जो गल्फ कंट्रीज हैं, ऊपर से आप आए कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतार, ये सख्ते में आती हैं। तो ये फिर होने वाला है। आज तक तो इसराइल के, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिफाइनरीज पे बहुत मेजर हमला अमेरिका ने किया नहीं। तबाही हुई, कोलेट्रल डैमेज हुआ है, ठीक है, छोटा मोटा। तो अगर इस बड़े सोच समझ के अमेरिका ये करता है कि ईरान को अब मजे चखा देंगे, तो मजे चखा नहीं पाएंगे। इनको समझ आ गया है, बातें कुछ भी करते रहिए, बात दायरा बढ़ जाएगा। जो $100 के पास बैरल घूम रहा है ऑयल, वो आप देख लेना 150 तक हो जाएगा। एलपीजी, इंडिया को बड़ी तकलीफ होगी। एलपीजी और ऑयल दुनिया भर में, बबल मंडे बंद हो जाएगा, सब बहुत भारी संकट हो जाएगा। करने वाला कौन है? 28 फरवरी से पहले तो खुला ही हुआ था ना हॉर्मुज। किसने बंद किया है? किया तो ट्रंप ने है। अभी ट्रंप फर्दर रेट बढ़ाएगा, दुनिया की तबाही करेगा, तो इसको वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। और अमेरिका की तबाही भी हो रही साथ में। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, वो पैसे ठीक है सरकार कमा रही है, कई प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस में, आम आदमी। तो ये काम गलत काम है, सुसाइडल काम है, और इलेक्शन के आने वाले नवंबर में उसके भी अगेंस्ट लोग हो जाएंगे। तो इनको पता है, खाली ये बात है
ईरान ने बोला, सऊदी ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, कोई मतलब नहीं, ये इतना भारी अटैक कर नहीं सकते और मार खाएंगे। मोनिका जी, ठीक है डॉक्टर गुप्ता, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चलिए बात करते हैं, ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, अगर ऊर्जा संकट बढ़ जाता है, अगर एक बार फिर से ईरान पोक कर देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हम अटैक कर दें, बहरहाल सबके बीच आपको भारत कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? अगर ये ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है, हम कितने तैयार हैं इसके लिए? क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? नमस्कार मोनिका जी और सभी लोगों को। देखिए, भारत का अगर हम ट्रीट करें, अगर डॉट्स को मिलाएं, 2003 से 8 में $144 पर बैरल चला गया था जो है ऑयल। फिर भी भारत ने 10% जीडीपी अचीव की थी। भारत ने इसको भांप लिया था। भारत ने नहीं, चाइना ने भी भांप लिया था। चाइना ने लगभग बिलियन बैरल्स अपना स्टोर कर लिया था। उसको पता था कि ईरान में युद्ध होने वाला है, और भारत ने भी अपने आप को चैनलाइज कर लिया। 70 से 80 देशों में पहुंच गया है, और भारत ऑलरेडी अमेरिका से ऑयल ले रहा है, क्योंकि अपनी एनर्जी को बूस्टअप करके ही रखेगा, अदरवाइज एआई वगैरह कल किताबों में रह जाएंगी। तो उसको पता है, भारत उस तरह से अपना काम कर रहा है। चाइना की बात करूं, 543 गीगाबाइट्स उसने अपनी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी तैयार की है, जो कि भारत का टारगेट भी नहीं है 2030 तक, उतना तैयार की है। तो हर एक देश, अगर हम देखें, और दुनिया पूरा जब से 72-73 का केस हुआ हॉर्मुज में, उसके बाद पूरी दुनिया लगभग 47% से 30% पे आ गई क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी उसकी। सबने किया है, और जापान वगैरह उसी में से निकल के दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। तो भारत को मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए। ये चीजें भारत के बहुत सारे डायमेंशन में से एक है ऑयल, जिसको भारत अपना चलाइज कर रहा है। उसमें कुछ पैसे भारत के खर्चे होंगे, लेकिन भारत को और जगह नहीं रुकना है। तो यहाँ पे, और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि वो कभी भी ईरान को जीतने के लिए नहीं आए हैं, इंगेज करने के लिए आए हैं। और मैं जब भी अमेरिका का स्टडी करता हूं, तो अमेरिका को ईरान के परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं देखता, मैं उसको पूरे वर्ल्ड वाइड देखता हूं कि उसने रेड सी पर भी चोक करवा दिया, ताकि सऊदी अरेबिया का मिडिल ईस्ट का ऑयल ना बाहर निकले, इंडो पैसिफिक लेना है। हार्मुज ऑलरेडी बंद है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान का बंद है। अभी स्वेज नहर पर भी अटैक करा दिया गया है एक ड्रोन से आइडेंटिफाई। वही एक रास्ता बनता है जो मिडिल ईस्ट के देश अपना ऑयल इंडो पैसिफिक और देशों में ले जाएंगे। तो जब सारी नालियां बंद कर जाएंगी, तो एक ही नाली बचेगी तेल के लिए, अमेरिका की और रसिया की। दोनों में मिली भगत है, रसिया अपना कमा रहा है, अमेरिका अपना कमा रहा है। जीडीपी स्विंग कर रही है उन लोगों की। आज जीडीपी 29 से 32 हो चुकी है, और देशों की जीडीपी कम हुई है, इवन चाइना की जीडीपी कम हुई है। तो ये सब चीजों को अगर देखें, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बिल्कुल डक की तरह शांत रहेंगे ऊपर, लेकिन पैर हिलाते रहते हैं, कहा मुझे क्या करना है। तो बिल्कुल जो है डोनाल्ड ट्रंप, भारत को इस बात को ध्यान देना है, कंफर्म ध्यान देना है कि आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करते रहना। प्लस जिस तरह से स्पेन में घटना हुई है, और जिस तरह से सारी घटनाएं, आपके अपने बॉर्डर को मजबूत रखना है, और डिप्लोमेसी में आपको रिजिड नहीं होना है। चाइना के साथ आज ही हमारा जो है एक रूट खुला है ट्रेड का। भारत को चाइना को भी दोस्त बना के रखना है, रसिया को भी दोस्त बना के रखना है, अमेरिका को बना के, क्योंकि भारत अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वेल आउट होके और रिएक्ट करे किसी चीज पर। चुपचाप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अदरवाइज हम भी उसी भंवर में फंसे रहेंगे। जी मुनका जी। बिल्कुल। साई साहब, अभी जैसे कि जिक्र करे थे डॉक्टर गुप्ता की, व्यापारिक दृष्टिकोण से अमेरिका खुद को मजबूत कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी बल्ले बल्ले ही अगर नहीं तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में दिक्कत आती है, बाबल मंडेप में आती है, तो अमेरिका एक ऑप्शन होगा। लेकिन एक इमेज कंसर्न भी तो है। अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं अमेरिका में, और अमेरिका ने तो बीड़ा उठा रखा है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकेंगे हम, या फिर ईरान में जो युद्ध की स्थिति थी उससे हम बचाएंगे, हम ही तारणहार बनकर आएंगे। अब अगर वो ये स्थितियां दोबारा से कहें कि बहाल नहीं कर पाते हैं, या फिर ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाते हैं, तो भी तो कहीं ये चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आपने किया क्या है। तो जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं, ट्रंप का जो अपना मागा बेस है, वो ब्लाइंड है, अंधभक्त। तो उनको पता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डे 1 पे अचीव कर लिया था। एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल जो कि रेडिकलाइज थे और प्रोपोगेट करते थे एक आइडियोलॉजी को, उसको हमने खत्म कर दिया था। मिलिट्री डिग्रेडेशन वाज अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, सप्लीमेंटिंग द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो भी उन्होंने अचीव कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप, एंड बीइंग अ वेरी थिक स्किन्ड गाय, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां की मीडिया, आई मीन द वे ही ट्रीट्स द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ अमेरिका, ओनली ट्रंप कैन डू इट। मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को कभी भी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मीडिया को इस तरह से बुरा भला करना, नेम कॉलिंग करना, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे, टीनेजर्स पे, वो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे विश्वास करते हैं मोर देन एआई जनरेटेड या जो आपका सोशल मीडिया है।
तो ट्रम्प टेक्स इट हेड ऑन। इसलिए उनको इमेज का कोई खास फर्क नहीं है। उनका एक ऑब्जेक्टिव था डे वन से, जब तो ट्रम्प 1 में आए थे, उसमें उन्होंने काफी कुछ, मेरे हिसाब से एनालाइज करता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप खत्म करी हुई है। दो सीनियर मोस्ट लीडरशिप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफ ईरान को उसने हटा दिया। हाँ, हो सकता है कि सेम आइडियोलॉजी की और लीडरशिप बची हुई हो, वहीदी इज वन ऑफ देम, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो IRGC में लोअर लेवल पे हैं, वो लोग अब ऊपर आएंगे। इसी वजह से वो मोस्तफा जिंदा है, क्योंकि उनको पता है कि वही लास्ट यूनाइटिंग फैक्टर है। उसके बाद इनकी लड़ाइयां जो जनवरी में हुई थी, अगर आपने 4, 5, 6 जनवरी और सिर्फ 7, 8 जनवरी के वीडियोस जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं कि व्हाट वाज IRGC डूइंग टू द अपराइजिंग इन ईरान, तेहरान एंड सराउंडिंग एरियाज, दे आर माइंड ब्लोइंग। ये इंफॉर्मेशन ट्रम्प के पास आपसे और हमसे पहले रही होगी। जिस किस्म का नरसंहार, जेनोसाइड हो रहा था, जिसके बाद उसने ये किया है, और इजराइल की इंटेलिजेंस, मोसाद की इंटेलिजेंस, सारे बंदे साथ मिले और खत्म कर दिए। तो ये तो एक हो गया। लेकिन ट्रम्प अभी इसके बाद वापस जाके विक्ट्री क्लेम कर पाएंगे? नहीं, उनकी काउंटर टीमें बोलती रहेंगी। एक फैक्टर मैं और बताना चाहूंगा, ये जो एट्रीब्यूटेबिलिटी ऑफ एक्शंस होता है ना, ये वॉर के समय में और जनरली भी 2+2 करते हैं हम लोग, कयास लगाते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। ये जो हुतीज ने किया है, या जो नए फ्रंट्स खुल रहे हैं ईरान और यूक्रेन या रेड सी या कैस्पियन, ये सारी चीजें ट्रम्प करा रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो अपना ऑयल सेल करना चाहते हैं। आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। ये चीजें कई बारी ऑर्गेनिक होती हैं। हुतीज और ईरान मिलकर अपना डिसीजन लेते हैं कि सऊदी को हम ऐसे काउंटर कर देंगे, उनका ऑयल सप्लाई रोक दो, तब फिर वो हमारी तरफ आएंगे। दे हैव देयर ओन टैक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो ये सारी चीजें ट्रम्प को एट्रीब्यूटेबल, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में कहीं आतंकवाद हुआ तो खमैनी नहीं भेजा था, उसी के फोर्सेज ने भेजा था। ये क्या वो खमैनी की जो प्रॉक्सीज है वो ISIS से आइडियोलॉजिकली काफी डिफरेंट नहीं है, वो आपस में भी उनके काफी डिफरेंसेस हैं। एक और चीज जो आपने पूछी थी, उसको भी लेट मी सप्लीमेंट। ऑयल प्राइसेस 144 तक गए थे और तब भी हम ग्रोथ कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंटली ऑयल प्राइसेस पिछले 4-5 दिनों में $100 से गिर के $84 पे आ गए हैं, 15% डिक्रीज। तो इंडिया हैज अ रीजनेबल अश्योरेंस। देखें आप, कहीं भी अब चर्चा नहीं हो रही है इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की या उसकी किल्लत की। आराम से पूरे हिंदुस्तान में वी कीप टॉकिंग तेल मिल रहा है, जबकि हॉर्मुज बंद है, और भी रास्ते बंद हो गए, कुछ प्लांट्स को मार दिया। इंडिया रशिया को रिफाइन करके ऑयल भेज रहा है उनके क्रूड को लेके। तो एनर्जी क्राइसिस काफी सीरियस होनी चाहिए थी इफ यू गो बाय द डेटा। इसीलिए कहते हैं देयर इज अ ट्रुथ, देयर इज अ लाई एंड देयर इज अ डेटा। डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड टू सूट योर नैरेटिव, उसको आप इस तरह से चेंज करते हैं। हाँ, एक मेजर पॉइंट जो मोनिका आपने बोला था जी, इंडिया शुड बी मेकिंग गुड एफर्ट फॉर रिलायंस, सेल्फ रिलायंस ऑन एनर्जी। कल को अगर एक स्थिति उत्पन्न होती है, जो बहुत लाइकली है, कि इंडिया पाकिस्तान एंगेज इन अ फुल स्केल वॉर, जहां मिलिट्री का सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इस्लामिक नेशंस का कंसोर्टियम कहता है कि हम जी इंडिया को इस दरमियान तेल नहीं देंगे, हम 90%, 95% तेल लेते हैं। What will happen? Imagine one day if a particular community, the global community decides कि within India Pakistan लड़ाई होगी, तो we will not give energy to India. IRGC के जो बहुत क्लोज माने जाते हैं इंटीरियर मिनिस्टर 2 बार पाकिस्तान आए 10 दिन के अंदर इसी बीच में, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन से बात किया इन्होंने, जो डिफेंस वहां पे मुखिया है अब्बासी ने। ये सारी बातें बहुत अंदर बहुत तेजी से चल रही है, जितना मिसाइल अटैक नहीं हुआ उससे ज्यादा बातें चल रही हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बातों में कहीं ना कहीं जो अमेरिका के पक्ष बातें हो रही होंगी, उसको कुछ मिल रहा होगा तभी अटैक। और लेकिन इसमें कोई रूल आउट नहीं किया सकता 15-20 दिन के बाद फिर से अटैक हो सकता है, क्योंकि रिग्रुप नहीं होने देंगे कभी भी इराक को। जी ठीक है, साहिब साहब आपका क्या मत है इस पर? जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने जिक्र किया कि सिर्फ एंगेजमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का पर्पस, वो एंगेज करना चाहते हैं, ईरान परमाणु शक्ति बने या फिर दूसरे मसलों को लेकर उतनी सीरियसनेस नहीं है उनका, ये कि अपनी जेब भरते रहें, वो उनका मेन पर्पस है, मेन मैटर यही है। मोनिका, मैं एक इंडिया पर्सपेक्टिव और एक पर्सनल ओपिनियन। इंडिया पर्सपेक्टिव, अगेन वेरी सॉरी टू से, दिस इज अ गुड वॉर फॉर इंडिया, विन विन। अमेरिका को अपनी औकात पता चली, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपनी औकात पता चली, उनका जो ट्रेड मोनोपोली करने का था, टैरिफ 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 पूरी दुनिया को झुका देंगे। फिर उनके फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम नाटो एंड EU, कल ही उन्होंने जो ब्लैबरिंग्स की हैं नाटो के अगेंस्ट, वो सुनने लायक है। कॉलिंग आउट ईच कंट्री, जर्मनी के साथ हमने वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, जर्मनी ने कैसे धोखा दिया। I never wanted them after the war, most useless, toothless people, ब्लैबरिंग। तो एक वो, दूसरा ईरान, जिसको अक्सर
कश्मीर के लोगों से बड़ी सहानुभूति हो जाती थी सारे इंटरनेशनल फोरम्स में टर्की के साथ मिलकर एंटी इंडिया स्टांस इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इनका आपस का ये जो वॉर है एंड ऑफ द डे इंडिया के लिए, इमर्जिंग इंडिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। दोनों साइड बैलेंस आउट हुई है, दोनों साइड का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, किसी का पॉलिटिकल, किसी का सोशल, किसी का मिलिट्री। और इसमें गेनर हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा गुप्ता सर ने, वो इजराइल हुआ है। इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमास और हिजबुल्लाह 5 महीनों के दरमियान इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि दोनों बात करने को तैयार हैं, दोनों टेबल पे आने को तैयार हैं, दोनों विड्रॉ करने को तैयार हैं, डिजार्म होने को तैयार है। हालांकि बोर्ड ऑफ पीस का जो प्रपोजल है अभी भी वो डील में साइन नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो भी फेल करेगा। बट एज ऑफ नाउ दिस वॉर अपीयर्स टू बी, अगर हॉर्मुज को लेकर कोई डिक्लेरेशन आज या कल में आ गई तो वो भी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए अच्छा होगा। जी मोनिका, बिल्कुल, वक्त मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, बात हो चुकी है। जिस अटैक का जिक्र हम सुबह कर रहे थे वो अटैक फिलहाल अमेरिका की तरफ से ईरान पर नहीं किया जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, और कब नए सिरे से वो ये स्टेटमेंट दे दे कि ईरान पर अटैक होना है। ऐसे में ईरान भी लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार ये कहा जा रहा है कि रिटालिएट करेंगे अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से। तो इन सब के बीच पिस कौन रहा है? मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां पर अमेरिकी बेस हैं, जहां से अमेरिका की तरफ से अटैक किया जा रहा है ईरान पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।